हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चल रही है, जिसमें मैं आप लोग को एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के जितने जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के तहत करा रहा हूं। इस बुक में आप लोग को भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं। अभी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखकर डेली का डेली करा रहा हूं। आज क्लास 7 है। इससे पहले जितनी सारी क्लास हो चुकी है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आई बटन पर आप लोग को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूजफुल है। तो और प्लेलिस्ट का नाम है घटना चक्र सामान्य अध्ययन। आप लोग जरूर चेकआउट करें। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। चलिए, आप लोग को यदि ये बुक परचेज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो धरातल में पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। तो चलिए हम लोग व्याख्या इसका देखते हैं। यदि किसी वस्तु को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो वापस उसी स्थान पर पहुंचने में उसका वेग प्रारंभिक वेग के बराबर नीचे की तरफ होगा। अतः प्रारंभिक वेग u बराबर भी अंतिम वेग होगा। गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी। यहाँ माइनस u बराबर u माइनस जी टी होगा, या माइनस 2u बराबर माइनस जी टी हो जाएगा। तो 2u बराबर जी टी, और फिर हम लोग लेते हैं t बराबर 2u बाई जी, और फिर हम लोग g का मान जो है पुट करते हैं। u के बराबर हम लोगों ने g यहाँ पर जो है, फिर हम लोग g का मान पुट करते हैं, और यहाँ पे हमें 2 सेकेंड आता है t। तो इसका एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 सेकेंड हो जाएगा। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड से उछालने पर कितना हो जाता है? तो 2 सेकेंड। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वस्तु का वेग 3 गुना हुआ तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है आप लोग को 9 गुनी हो जाती है, यानी उसका जो है स्क्वायर हो जाता है। किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा यदि 1/2 mv² है और वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसकी हाफ m फिर 3 जो होता है वेलोसिटी को 3 गुना कर देने पर स्क्वायर करते हैं तो हाफ m 9v² होता है। तो 9 हाफ फिर 9 इंटू हाफ mv² होता है, तो 9 किनेटिक एनर्जी होता है। अतः गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के को एक ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु इसको तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन और ना ही विनाश होता है। यही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, जैसा कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो बैरोमीटर की सहायता से वायु के दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर पारे के दाब के आधार पर बनाया जाता है। वायुमंडल का दाब पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई जितनी होती है वही ऊंचाई वायुमंडल के का दाब होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परम दाब है, परम दाब कितना है? गेज दाब प्लस 1 दाब के बराबर जो होता है वो परम दाब होता है। गेज दाब प्लस वायुमंडल का दाब, तो गेज दाब प्लस वायुमंडल का दाब 1 बार दिया हुआ है, तो यहाँ वायुमंडल के दाब के बराबर 1 बार दिया हुआ है। तो वहाँ पे जो हो गया इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? तो गेज दाब प्लस 1 बार। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले की h ऊंचाई के साथ एक साथ गिराई जाती है तो दोनों साथ गिरेंगी। लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक साथ गिराने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों पर बराबर लगता है। यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों गोले एक साथ गिरेंगे। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, तो एक समान त्वरण से गिरती है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, और किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु इस वृद्धि की दर अर्थात त्वरण समान रहती है। पृथ्वी की ओर गिरने वाली किसी वस्तु का वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड की समान त्वरण से बढ़ता जाता है। किसी निकाय पर अनियत बल F लगने में से उसमें उत्पन्न वेग का मान भी है तथा सामर्थ्य P का मान होगा।
सामर्थ्य P का मान जो होगा वो हो जाएगा आपको F गुना V। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य P बराबर कार्य W बाय समय T होता है और W बराबर बल इंटू दूरी F इंटू D बाय समय T होता है। तो P बराबर F इंटू D बाय T होता है। P बराबर F इंटू V होता है। शक्ति कहलाती है, शक्ति जो कहलाती है वो कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है। घड़ी की कुंडलित कमाने में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की कुंडलित कमाने में स्थितिज ऊर्जा होती है जब घड़ी का पेंडुलम अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तब उसमें अधिकतम संचयित धाराएं स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही पेंडुलम उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की ओर गति करता है तो उसकी यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। जी यहाँ पर हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, चलिए हम लोग बी नंबर 375 वाट इसका आंसर होता है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में पूरा विवरण दिया हुआ है। प्रश्न में लड़के द्वारा तय की गई जो ऊंचाई है वो h बराबर 45 इंटू 15 यानी कि 675 सेंटीमीटर होगा। हम लोग 15 से गुना कर लिए तो यहाँ पे 675 सेंटीमीटर h निकल गया। लड़के का भार जो है mg होगा तो यहाँ पे w बराबर mg होता है 50 गुना 10 500 न्यूटन होगा। यहाँ पे g जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया। अतः लड़के द्वारा अपने भार के कारण 500 न्यूटन का बल लगाकर 6.75 मीटर ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य होगा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है और ऊपर की ओर होगा तो 500 इंटू 6.75 जूल होगा। अतः शक्ति जो होगा वो कार्य बाय समय के बराबर होगा। तो कार्य इतना है और समय 9 सेकंड दिया हुआ है। तो 375 वाट यदि हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 375 वाट निकलता है। अतः लड़के द्वारा प्रयुक्त शक्ति 375 वाट होगा। 1 किलोग्राम का एक पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। माना g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण लगेगा वो 400 जूल होगा। हम लोग आइए व्याख्या इसका देखते हैं। पिंड का द्रव्यमान जो है उसमें m दिया है 10 kg और फिर गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। पिंड का गुरुत्वीय बल जो होगा F बराबर mg फॉर्मूला होता है और इसी से हम लोग निकालते हैं। तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा ये 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो आप पिंड इस बल के प्रभाव में 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, अर्थात बल F के कारण तय दूरी S बराबर 4 मीटर होता है। अतः कार्य जो होगा W बराबर F इंटू एस होगा 100 इंटू 4। तो यहाँ पे 400 जूल हो जाएगा। अतः पिंड द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो 400 जूल होगा। निम्न में से कौन सी भौतिक भाषा के लिए किया गया कार्य की गति को मापती है? तो शक्ति जो है भौतिक भाषा के लिए किया गया कार्य की गति को मापती है। किए गए कार्य की गति अथवा कार्य करने की दर रेट ऑफ डूइंग वर्क को शक्ति पावर कहते हैं। अर्थात टी समय यदि W कार्य हो तो शक्ति W/2 यदि कार्य W को जूल तथा समय t को सेकंड में व्यक्त करे तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होगा जिसे वाट भी कहते हैं। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। उसमें जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो 15 kg होगा। 15 kg वस्तु का द्रव्यमान होगा। वस्तु का वेग जो होता है 4 मीटर पर सेकंड होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल होती है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। m बराबर जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा इंटू 2/v स्क्वायर होता है। m बराबर 120/2 इंटू 4 होगा तो m 15 kg हो जाएगा। तो ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होती है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल वर्ग गुणा विस्थापन होता है। प्रश्नानुसार जो है कार्य 20,000 जूल है और दूरी जो है विस्थापन 4000 मीटर है। अतः बल बराबर कार्य बटा विस्थापन जो होगा तो 5 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है
तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करना है। तो उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा, प्रश्न में बल कितना दिया है 100 न्यूटन, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 50 किलोग्राम। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर एफ, तो बल बराबर जो होता है एफ बराबर एम ए होता है। अर्थात यहाँ पे जो होगा त्वरण जो होगा वो जो होगा ए बराबर एफ बाय एम हो जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ से निकल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो शक्ति, यदि W कार्य t समय में हो तो शक्ति P का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर W/T और P बराबर F/D/T भी कहा जाता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है इसीलिए। तो अर्थात वह भौतिक राशि या मात्रा शक्ति कहते हैं जिसका मान बल तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर F/D/T भी दिया है, P बराबर F/V भी दिया है। यहाँ पे सारा चीज डिस्कस किया गया है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बटा समय को हम लोग वेग भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना जो है कार्य के किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन न हो अर्थात विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होगा। अतः विकल्प ए में लड़के द्वारा दीवार को धक्का देना विस्थापन रहित है, शून्य है, अतः घटना इस क्रिया में कार्य नहीं हुआ। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल होगा 75 न्यूटन होगा। पिंड का द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, पिंड का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार बल जो होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, अतः पिंड कार्यरत बल जो हो जाएगा यहाँ पे 75 न्यूटन हो जाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव घनात्मक होती है। सदैव जो घनात्मक होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता तथा सूत्र में वेग का वर्ग होता है, अतः राशि जो होती है mv² घनात्मक होगी, अतः गतिज ऊर्जा सदैव घनात्मक होगी। डैश कार्य करने की दर है, तो कार्य करने की दर जो है शक्ति है। कार्य करने की दर शक्ति को कहते हैं, अर्थात t समय अंतराल में W कार्य किया जाए तो शक्ति बराबर W/T होगा। 70 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में 9800 जूल ऊर्जा व्यय की गई। द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में व्यय ऊर्जा पर किए गए कार्य के बराबर होती है, जो कि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और मानव द्रव्यमान m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में व्यय ऊर्जा P है, और यहाँ P 9800 जूल दिया है, m 70 किलोग्राम दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो P बराबर mgh होगी। 9800 इक्वल जो हो जाएगा 17 इंटू 10 इंटू एच, तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर जो है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने पर h जो होगा 100/70 इंटू 10 हो जाएगा और h 14 मीटर हो जाएगा। यदि बल लगने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी संभव माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो। यदि बल F तथा विस्थापन D के बीच थीटा डिग्री का कोण हो तो बल का विस्थापन D की दिशा में घटक F cos थीटा होगा, अतः W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अब W बराबर 0 प्रश्नानुसार हो जाता है और F इंटू डी कॉस थीटा बराबर 0, इसलिए कॉस थीटा बराबर 0, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, अतः कार्य न होने पर बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में है, पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में जो है वो है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊंचाई माना h पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा mgh से युक्त होगी, अतः यह लुढ़क नीचे की ओर गतिमान भी रही, अतः इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। अर्थात यदि वस्तु वेग से लुढ़क रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हाफ mv² होगी, अतः पहाड़ से लुढ़कती वस्तु को का कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है, तो mgh प्लस हाफ mv² होता है। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है तथा g जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। 7500 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग
की गई ऊर्जा होगी। तो मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा 3 यूनिट्स होगी। विद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं तथा 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। प्रश्न में मशीन की शक्ति 750 वाट दी गई है, तो 750 बाय 1000 किलोवाट होता है, अर्थात मशीन की शक्ति 3/4 किलोवाट होगी। अतः वॉशिंग मशीन द्वारा 4 घंटे में उपभोग की गई ऊर्जा जो होगी 3/4 × 4 3 यूनिट्स होगी। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है, तो बल्ब द्वारा जो लिया गया समय होगा वो 20 सेकेंड होगा। आइए कैसे होगा हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। बल्ब की शक्ति 50 वाट है और बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा जो है वो 1000 जूल है, अतः बल्ब द्वारा उक्त ऊर्जा व्यय करने में लगा समय यदि टी हो तो टी बराबर व्यय ऊर्जा बाय शक्ति होता है। 1000 बाय 50 करते हैं तो हमको 20 सेकेंड आंसर आता है। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन होगा तो विपरीत दिशा में होगा। पिंडों के बीच टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन जो होगा इलास्टिक कॉलिजन होने से संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होते हैं। अतः न्यूटन के तृतीय नियम अनुसार दोनों पिंडों का कार्यरत बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो बल है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम तथा द्वितीय नियमों से भी बल एवं इसके प्रभाव की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, अर्थात बल किसी विराम में स्थिति वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है एवं गतिमान वस्तु की गति बढ़ा सकता है, इसे रोक भी सकता है। भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में डैश निहित ऊर्जा होगी, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगी वो निहित ऊर्जा होगी। एम द्रव्यमान की किसी वस्तु में जो होती है 9.8 जी का मान दिया हुआ, तो यहाँ 588 जूल होगा। कैसे होगा हम लोग चलिए व्याख्या में देखते हैं। एम द्रव्यमान की किसी वस्तु के पृथ्वी भूतल से h ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा का मान जो होता है mgh होता है, और यहाँ g जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। और प्रश्न से m 10 किलोग्राम दिया हुआ है, h 6 मीटर दिया है तथा g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, अतः वस्तु में निहित ऊर्जा जो होगी स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। तो देन इंटू 9.8 इंटू 6 588 जूल होता है, अर्थात दी गई वस्तु में 588 जूल ऊर्जा निहित होगी। द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात होगा, उनके रैखिक संवेग का अनुपात 1:3 होगा। माना m द्रव्यमान के पिंड का वेग u है तथा 9 द्रव्यमान के पिंड का वेग v है। प्रश्नानुसार हाफ mu स्क्वायर बराबर हाफ 9v स्क्वायर होगा, इसलिए u स्क्वायर बराबर 9v स्क्वायर होगा। us बराबर 3v होता है, तो द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 9m द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। अतः m द्रव्यमान के पिंड का संवेग p1 बराबर m इंटू u होगा और 9m द्रव्यमान के पिंड का संवेग p2 बराबर 9m इंटू v होगा। अतः p1 और p2 बराबर mu बाय 9mv m इंटू 3 बाय v 9m इंटू v p1 बाय p2 बराबर 1:3 होता है। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी डैश के अनुपातिक होगी, तो t जो होगा हाफ के अनुपातिक होगी। यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य W का जो समीकरण क्या होगा, तो कार्य W का समीकरण जो होगा F इंटू S होगा। हम जानते हैं कि प्रश्नानुसार क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर या परिभाषा अनुसार हम लोग यह बात जानते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगने से यदि बल की दिशा में विस्थापित हो तो कार्य जो होता है इस कार्य में का मान वस्तु पर लगे बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः वस्तु पर बल F लगने से यदि यह बल की दिशा में S
मान तक विस्थापित होती है तो वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो हम लोग चलिए आंसर में देखते हैं। 1600 जूल दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। किसी m द्रव्यमान के पिंड की ऊंचाई तल से h ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा U का मान mgh होता है, अर्थात U बराबर mgh होता है, जहाँ m 20 किलोग्राम, h 8 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो वस्तु में निहित ऊर्जा U बराबर जो होगा 20 इंटू 10 इंटू 8 तो 1600 जूल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो हम जानते हैं कि बल जो है, बल गुना विस्थापन जो होता है, एक यहाँ पे क्या है, एक चली हुई गोली जो है ये सबसे अधिक कार्य कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, तेज से आती हुई पत्थर या उठा हुआ हथौड़ा। एक चली हुई गोली सबसे अधिक कार्य करेगा। हम जानते हैं कि कार्य जो होता है वो बल गुना विस्थापन होता है, और बंदूक से चली गोली में घूमते हुए पहिए, तेजी से आते हुए पत्थर था उठे हुए हथौड़े की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। और पुनः हम जानते हैं कि चली हुई गोली जब किसी लक्ष्य से टकराती है तो इसका संपूर्ण गतिज ऊर्जा कार्य तथा उष्मा में परिवर्तित होगी। यदि उष्मा का मान नगण्य हो तो गोली की गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य होगा, और अब गोली के लक्ष्य के टकराने पर विस्थापन कम होगा और संपूर्ण गति ऊर्जा एक बड़े परिणाम का बल उत्पन्न करेगी, जिससे लक्ष्य का गहराई तक बंधन हो जाता है। यही कारण है कि बंदूक से चली गोली यदि किसी व्यक्ति के सीने में लग जाती है तो उसकी जान तक जा सकती है। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी है? तो 7.2 इंटू 10⁸ जूल होता है। हम जानते हैं कि एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, और एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अतः प्रश्न से 200 यूनिट तो 200 किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 200 किलोवाट आवर इक्वल टू 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो टोटल 7.2 इंटू 10⁸ जूल आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का मान किसी पिंड की गतिज ऊर्जा एवं ऊर्जा के संयुक्त मान के बराबर होता है, अर्थात पिंड की यह गतिज ऊर्जा जो होगी वह होगी प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, अतः यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर भी स्थितिज ऊर्जा होगी। 3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग दिमाग में इसको बैठा के जरूर रखिएगा। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो ए त्वरण से गतिशील हो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल एम ए इंटू ए होगा। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध व्यक्त करने हेतु न्यूटन के एक नियम दिया था, तो जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल का मान उसके द्रव्यमान एम तथा वस्तु के उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात यदि बल एफ हो तो बल एफ बराबर एम इंटू ए होगा। उस बल का नाम बताए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है, तो संपर्क बल उसे कहते हैं। दो परस्पर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के बीच कार्यरत बल को संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत किसी सतह पर रखी वस्तु की पर सतह की प्रक्रिया रिएक्शन, किसी वस्तु को खींचने, पुल से इसमें उत्पन्न तनाव, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स आदि आते हैं। निम्न में से किस राशि की इकाई समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा परस्पर संबंधित राशियां हैं, अर्थात कार्य को ऊर्जा तथा ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। इन दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जा सकता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान एम 40 किलोग्राम, माना एच ऊंचाई तक उठने से वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो 2000 जूल होगी। हम जानते हैं कि एम द्रव्यमान की वस्तु की एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है यू का मान निम्न सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। यू बराबर एम जी एच होता है, 2000 बराबर 40 गुना 10 इंटू एच होगा। तो फिर हम लोग एच निकालते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जो है 5 मीटर निकलता है। यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो उत्पन्न त्वरण जो होगा हम लोग व्याख्या में देखते हैं। प्रश्न
वस्तु द्रव्यमान 25 किलोग्राम दिया है, वस्तु पर कार्यरत बल 75 न्यूटन दिया है। सूत्र लगाते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण से, त्वरण बराबर हो जाता है बल बाय द्रव्यमान, तो 75/25 करते हैं तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलता है। किसी निकाय के एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक बल नियत बल को कहा जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है और इसकी चाल में तो समान रहती है, लेकिन गति की दिशा में निरंतर बदलाव होने रहने से संवेग में परिवर्तन होता है, अतः वृत्तीय गति में त्वरण होता है एवं इस त्वरण का कारण पृथ्वी वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत बल होता है। अतः वृत्तीय गति में किसी वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड होता है। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, परंतु 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, अतः 1 किलोवाट बराबर 1000 इंटू 1 जूल पर सेकंड होगा, 1000 जूल पर सेकंड होगा। एक घर में एक माह में 3000 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, तो इस जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी, तो 1.8080 इंटू 10 टू पावर 9 होगी। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल है, अतः 300 किलोवाट घंटा बराबर 300 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होगी। 300 यूनिट बराबर 300 किलोवाट घंटा होगा और 10.8 इंटू 10 पावर 8 जूल होगा और 1.08 इंटू 10 पावर 9 जूल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यदि कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है, और जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।